चलिए बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, उनको भी हम लोग फोकस करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 34 से स्टार्ट करेंगे। 34 में कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 4 kg ऑफ अ वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड 1 kg ऑफ अ हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम। देखिए, मान लीजिए मैं 34 करा रहा हूँ, ये सिस्टम है, आपको अच्छे से पता है अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो प्लस, और सिस्टम वर्क करेगा तो माइनस डब्लू। हीट अगर सिस्टम को दी जाएगी तो प्लस, और हीट अगर सिस्टम से निकाली जाएगी तो माइनस। फिलहाल कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी मुझे निकालनी है, तो डेल्टा यू मुझे निकालना है, और डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस डब्लू। तो देखेंगे जरा क्या कहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 4 kg वर्क डन ऑन द सिस्टम। इन सिस्टम पर वर्क किया गया है, और सिस्टम पर वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है वर्क पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो 4 kg है वो पॉजिटिव आ गया। अच्छा जी, इसके बाद कहानी क्या आ जाती है आगे देखेंगे आप। फिर इसमें कहता है कि 1 kg ऑफ अ हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम। तो हीट जो है सिस्टम रिलीज कर रहा है, तो हीट का जो साइन आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये -1 किलो जूल हो जाएगा। तो ये माइनस आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मेरा आएगा वो 3 आएगा। 3 आने का मतलब है कि आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद मैं आगे आपको समझा देता हूँ। फिर कह रहा है 33 में फॉर एन आइडियल गैस एक्सपेंडिंग आइडियाबैटिकली इन वैक्यूम। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो 33 आप जानते हैं वर्क का जो फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि वैक्यूम के अंदर पी एक्सटर्नल 0 होता है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा वर्क डन 0 हो गया। इसी के साथ एडियाबैटिक सिस्टम है, क्योंकि वो कह रहा है सबसे पहली बात एडियाबैटिक सिस्टम है, तो एडियाबैटिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में क्यू 0 होता है, तो मेरा जो डेल्टा यू का फॉर्मूला है वो क्यू प्लस डब्लू है, यानी कि क्यू भी मेरा 0 हो गया, वर्क भी मेरा 0 हो गया, तो डेल्टा यू मेरा 0 आ जाएगा। तो डेल्टा यू मेरा 0 आ गया आपके सामने। अच्छा जी, अब इसके बाद आप एक छोटी सी बात ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि अगर आप डेल्टा एच निकालना चाहते हैं तो डेल्टा एच भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ध्यान से समझेंगे, डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू बराबर में माइनस माइनस पी डेल्टा वी, यानी कि डेल्टा यू बराबर में माइनस डब्लू। बात क्लियर? तो अब आप अच्छे से जानते हैं डेल्टा यू 0 आ ही गया, वर्क भी 0 है, तो डेल्टा एच भी 0 आ गया। तो मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया। दूसरी बात आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि जो हमारा मान लीजिए कोई गैस है, उसकी एंथैल्पी H1 है, अगर मैं उसे Q अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। ठीक है, एंथैल्पी H2 हो जाएगी, यानी कि मेरा H2 माइनस H1 बराबर Q आ गया, और Q क्योंकि मेरा 0 है तो डेल्टा H बराबर Q आया, तो डेल्टा H मेरा बराबर क्या है, 0। तो आप बिल्कुल समझदार हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि यहाँ पे फॉर आइडियल गैस एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली इन वैक्यूम, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, तो इसका डेल्टा एच मैंने आपके सामने 0 निकाल दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, हम लोग 32 पर आएंगे। तो 32 देखेंगे, अभी आपने एक चीज देखी थी यहाँ पर कि जो मेरा डेल्टा एच था वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी था, और डेल्टा यू को मैंने क्या लिख दिया, माइनस माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया, यानी कि जो डेल्टा यू था वो माइनस डब्लू आ गया। तो डेल्टा एच का ये फॉर्मूला एक और है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार यूज होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मुझसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब है कि जो डेल्टा एच है मेरा वो डेल्टा यू माइनस डब्लू होगा, तो एक्सपेंशन आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा यू 0। फिर एक्सपेंशन जो होता है आपको मैं बता दूं, एक्सपेंशन होता है हमारा जब पी एक्सटर्नल 0 होता है, तो पी एक्सटर्नल 0 का मतलब है वर्क डन भी 0 हो गया, तो डेल्टा एच मेरा क्या आ गया, 0 माइनस 0। तो इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, ऑफ एन आइडियल गैस इट्स, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, नहीं इंटरनल एनर्जी तो 0 हो गई। फिर एंथैल्पी इंक्रीज, नहीं एंथैल्पी भी क्या आ रही है मेरी, 0 आ रही है। फिर एंथैल्पी रिड्यूस टू 0, मैक्सिमम बच्चे ना इसको मारते हैं, लेकिन ध्यान रखना एंथैल्पी 0 नहीं हुई है, चेंज इन एंथैल्पी 0 हुई है, और चेंज इन एंथैल्पी 0 का मतलब है कि H कांस्टेंट होगा, तो यानी कि इसका आंसर डी आएगा। बात क्लियर? पहले इन क्वेश्चनों को आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देखिए। जैसे 31 है, आप खुद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखें तो बेस्ट रहेगा। अब
31 में आपको यही समझा देता हूँ। 31 में कह रहा है 0.06 मोल ऑफ KNO3 इज एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। फिर कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ KNO3 सॉल्यूशन इज 35.8 किलो जूल पर मोल आफ्टर द सोल्यूट डिसोल्व। द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कई फैक्टर, अगर एग्जाम में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और टफ भी है, आप ट्राई कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपसे होने वाला है। तो 31 में पहले मैं गिवन पे जा रहा हूं, आप चाहते हैं ट्राई करना तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हो क्या रहा है यहाँ पर। सबसे पहले ये हो रहा है कि आपके पास लगभग इस क्वेश्चन के अंदर 31 के अंदर आपके पास यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। आप पहले इसको खुद को ट्राई कर लीजिए एक बार 31 को, तो आपको पता लग जाएगा, उसके बाद आप देखें तो ज़्यादा बेटर है। तो 31 में कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मैंने ले लिया, इसका मतलब आप ध्यान समझिए 100 सेंटीमीटर क्यूब है वाटर का, ठीक है। तो अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है वाटर का, तो आपको एक बात पता होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। बात क्लियर। तो अब आप जानते हैं डेंसिटी कितनी है, बोलिए। चलिए मुझे वेट निकालना है, तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको कितना वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया तो वाटर कितना आ गया 100 ग्राम। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का मतलब है ये 100 ग्राम वाटर है। अच्छा जी, चलो यहां तक तो मुझे समझ में आ गया कि 100 ग्राम वाटर है। उसके बाद मुझसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 0.06 मोल ऑफ KNO3 इज एडेड। इसके अंदर मैंने एक काम किया है, 0.06 मोल KNO3 डाला। अब जब मैं KNO3 डालूंगा 0.06 मोल, तो होगा क्या उसको आपको देखना पड़ेगा। कह रहा है 0.06 मोल ऑफ KNO3 इज एडेड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब 100 ग्राम वाटर एट 298 केल्विन। अच्छा, जो पानी है इसका जो टेम्परेचर है अभी फिलहाल 298 केल्विन है। चलो यहां तक भी मेरे को बात समझ में आ गई। कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ KNO3 ऑफ सॉल्यूशन इज 35.8 किलो जूल पर मोल। अब ध्यान समझिए, अगर मैं इस पानी के अंदर 1 मोल KNO3 डालता, 1 मोल KNO3 डालता तो 35.8 किलो जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता। फिलहाल मैंने डाला है 0.06 मोल KNO3। तो यानी कि अगर मैं यहां पर 1 मोल सोल्यूट डालता तो 35.8 किलो जूल, यानी कि 35.800 जूल एनर्जी 1 मोल डालने पर एब्जॉर्ब करता। एब्जॉर्ब क्यों करता, क्योंकि प्लस का साइन है। तो 0.06 मोल का मतलब हो गया कि अगर मैं 1 मोल डालता तो इतना होता 35,800 जूल। तो मैंने डाला कितना 35,800 जूल, मैंने डाला 0.06। तो 0.06 मोल डालने का मतलब है दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2148 जूल आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 0.0693 मोल KNO3 डालूंगा तो ये जो सोल्यूट है सॉल्यूशन से 2148 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। चलिए जी आगे करते हैं। आफ्टर द सोल्यूट इज डिसॉल्व द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन विल बी। तो मुझे टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, तो बहुत ही आसान है मेरे लिए। मेरा जो फॉर्मूला आएगा इसके लिए वो आ जाएगा Q बराबर MS डेल्टा T। मैं बता देता हूं Q कितना है। अगर मैं 1 मोल डालता तो 35.8 किलो जूल होता, लेकिन मैंने 0.06 मोल डाला है तो 35.8 किलो जूल का मतलब है 35,800 जूल। 35,800 जूल इंटू 0.06, तो Q आ गया 2148। अच्छा M है मास ऑफ वाटर कितना है। अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं 2148 जूल। मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम। अच्छा अब है S, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता होना चाहिए। 4.18 यहाँ 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। ये बात मैंने बताई भी थी, आपको याद भी करनी है। यानी कि जो S की वैल्यू है वाटर के लिए 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम इंटू में डेल्टा T। तो इसको सोल्व करके डेल्टा T निकालेंगे जिसकी वैल्यू 5 आ गई।
अब डेल्टा टी 5 आ गई। तो अब मुझे एक बात बतानी है, मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, यानी कि अभी जो वाटर है ये 298 केल्विन पर है, मैंने 0.06 मोल KNO3 डाला। अब 0.06 मोल KNO3 डालने से वाटर के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरा चेंज इन टेम्परेचर 5 तो आ गया, चेंज इन टेम्परेचर 5 तो आ गया, लेकिन मुझे अब यहां बताना पड़ेगा कि ये 5 घटा या बढ़ा। देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में 3 चीजों पे दिक्कत है। पहली दिक्कत क्या है कि बच्चे ना 100 सेंटीमीटर क्यूब को भूल जाएंगे कि वो 100 ग्राम ऑफ वाटर है, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है कि यहाँ पर जो दे रखा है ना 1 मोल ऑफ 35.8 किलो जूल, तो कुछ बच्चे मूर्ख होते हैं, वो 35.8 किलो जूल ही क्यू की जगह रखेंगे, जबकि मैंने 1 मोल नहीं 0.06 मोल KNO3 डाला है। 1 मोल डालता तब ये एनर्जी यूज करता है, क्योंकि मैंने 0.06 मोल KNO3 डाला है, तो 0.06 से मल्टीप्लाई होकर के ये वैल्यू इधर आएगी। तीसरी 2 बात हो गई। तीसरी बात, बच्चे को एस की वैल्यू नहीं पता होगी, तो एस की वैल्यू वाटर के लिए कितनी आपको ध्यान रखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम होता है, तो ये मैंने यहां रख दिया। तीसरी बात, यहां से आपका डेल्टा टी निकला। अब डेल्टा टी 5 निकला, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर 5 बढ़ा है सॉल्यूशन का या घटा है। तो अब मैं आपको इसके लिए बताता हूं कैसे। देखो अगर मैं पानी के अंदर आइस डालूंगा, क्या डालूंगा, आइस, तो आइस एक एंडोथर्मिक सोल्यूट है। तो आइस जब एक एंडोथर्मिक सोल्यूट है तो पानी में जाके वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सोल्यूट मैंने ऐसी नाम दे दिया है, तो एब्जॉर्ब करेगा, तो यानी कि पानी ठंडा होगा, और पानी अगर ठंडा होगा तो पानी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर। तो क्योंकि ये एंडोथर्मिक सोल्यूट है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो पानी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डालता हूं या कैल्शियम ऑक्साइड डालता हूं, तो ऐसे में क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या करेगा, पानी में जाकर के ना, पानी में जाकर हीट रिलीज करेगा। जब ये हीट रिलीज करेगा तो बाल्टी भी गर्म होगी और पानी भी गर्म होगा, तो बाल्टी भी गर्म होगी, पानी भी गर्म होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। जब ये एक्सोथर्मिक है तो जैसी बात है हीट ये रिलीज करेगा, तो पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने का मतलब क्या है, पानी गर्म होने का मतलब क्या, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब एक बात ध्यान से समझिए, आपने जो सोल्यूट डाला है उसकी जो एनर्जी यहाँ पे दे रखी है वो प्लस में दे रखी है। कैसे, उसने कहा 1 मोल सोल्यूट डालूंगा तो 35.8 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो मैंने 0.06 मोल KNO3 डाला, तो इसने 2148 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी। तो KNO3 ने जब एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी घटेगी। जैसे मैं आइस को पानी में डालूंगा तो आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो अगर ये 2148 जूल एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब करेगा तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर गिर जाएगा, यानी कि यहां जो डेल्टा टी है वो 5 भले ही आया है, लेकिन वो 5 डिक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, वो 5 डिक्रीज होगा। तो 5 डिक्रीज का मतलब आप अच्छे तरह से जानते हैं कि पानी का टेम्परेचर 5 गिर गया। 5 गिरने का मतलब क्या है कि पहले जो इसका टेम्परेचर था 298 केल्विन, अब वो 298 में से 5 घट गया है। तो 5 घटने का मतलब क्या है कि पहले क्या था 298, अगर मैं 5 घटा दूं तो वो 293 पर आ जाएगा, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ए। दोबारा समझा देता हूं, क्वेश्चन बड़ा ही टिपिकल था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.06 मोल KNO3 इज एडेड टू द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का मतलब है 100 ग्राम ऑफ वाटर, पहली बात। इसके बाद वो कह रहा है कि कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ KNO3 ऑफ अ सॉल्यूशन इज 35.8 किलो जूल पर मोल। वो कह रहा है कि 1 मोल डालूंगा तो 35.8 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब 35,800 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन मैंने डाला है 0.06 मोल। 0.06 मोल का मतलब आप समझदार है कि 1 मोल डालता तो इतनी, 0.06 मोल डालूंगा तो इतनी, यानी कि 0.06 मोल डालूंगा तो इतनी एनर्जी इसने क्या करी, एब्जॉर्ब करी। तो मेरे पास क्यू आ गया, मैं लिख देता हूं, मेरे पास क्यू आ गया, ठीक है जी। दूसरी बात, मेरे पास W आ गया, ठीक है जी।
तीसरी बात आप ध्यान समझेंगे, क्यू आ गया मेरे पास, रेट आ गया, एस मुझे पता है तो मैंने डेल्टा टी निकाल लिया। मेरे सामने कंफ्यूजन थी कि डेल्टा टी जो 5 आया है वो घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक सोल्यूट है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा आइस की तरह, तो मेरा पानी ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा उसका टेम्परेचर गिरेगा, कितना गिरेगा, डिफरेंस 5 आ रहा था तो 298 था, 5 गिर जाएगा टेम्परेचर, तो कितना हो जाएगा 293। तो आंसर इज यहाँ पर आ जाएगा कितना 293। बात क्लियर? अच्छा जी, अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 31 के बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, आप उस पर ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा बड़ा ही आसान है। 31 के बाद मैं आप 32 के बाद, 31 दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी, एक 31 ये रहा, तो एक 31 ये रहा, इसको 31 ए मान लेंगे, इसको 31 बी मान लेंगे। तो अभी मैंने 31 बी सोल्व किया है, अब 31 ए सोल्व करूंगा। 31 ए बहुत ही आसान है, N2 3H2 2NH3, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अब बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं रिएक्शन के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT होता है। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट 2 है और गैसियस रिएक्टेंट 4 है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 2 - 4 RT। तो डेल्टा यू मेरा कितना आ जाएगा -2 RT बराबर डेल्टा एच 31 ए। तो यानी कि सिंपल सी बात है, डेल्टा यू में से कुछ घटाने पर डेल्टा एच आ रहा है, यानी कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में डेल्टा यू बड़ा होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसके बाद 30वां क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 30वां क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई प्रोसेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस NR डेल्टा टी, क्योंकि प्रोसेस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आप जानते हैं डेल्टा टी 0, और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा यू भी 0 होता है। तो क्योंकि प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर फेज ट्रांजिशन के बारे में जिक्र नहीं किया, और अगर फेज ट्रांजिशन के बारे में जिक्र नहीं किया तो हम लोग मानेंगे कि फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में डेल्टा यू भी 0 हो गई और डेल्टा टी 0 था ही, तो मेरा जो डेल्टा एच आ जाएगा वो 0 + 0 यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि 30 में डेल्टा एच मेरा 0 है, तो आंसर सी आ गया। इसके बाद हम लोग 29 पर फोकस करेंगे। अगर मैं 29 की बात करूं तो कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रीली, एक्सपेंड फ्रीली कह रहा है, एंड आइसोथर्मली। दो कंडीशन दे दी है, ध्यान समझेंगे। आइसोथर्मली का मतलब क्या है, टी कांस्टेंट आ गया, टी कांस्टेंट का मतलब क्या है, डेल्टा टी 0 आ गया, डेल्टा यू 0 आ गया, और यहाँ पे कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रीली। एक्सपेंड फ्रीली मतलब एक तरह से वैक्यूम में है, वैक्यूम में है, तो यानी कि पी एक्सटर्नल क्या आ गया 0 आ गया। वर्क का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, डेल्टा वी, तो वर्क भी मेरा क्या आ गया 0 आ गया, तो ये दो फैक्टर 0 आ गए। अच्छा जी, फिर मुझसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर। अच्छा जी, ऑफ डेल्टा यू 0 द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच पूछ रहा है। देखो मेरे से क्या कह रहा है, ध्यान समझो। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंड फ्रीली एंड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर, ठीक है ना। और डेल्टा यू इक्वल टू में 0, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मुझसे पूछ रहा है। ध्यानपूर्वक सामने देखेंगे आप लोग, तो आप ध्यानपूर्वक देख ही रहे हैं, तो बड़ा ही इजी मामला फंस जाएगा। तो डेल्टा एच मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, अभी निकाला था मैंने इसको, तो डेल्टा एच 0 - 0 बराबर 0, तो डेल्टा एच भी मेरा 0 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच पूछ रहा है, तो ये भी 0 होगा। अगला है क्वेश्चन 28, इन द थर्मोडायनेमिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर भी इंटेंसिव है, डेंसिटी भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी, तो आंसर रहेगा सी। इसको आप याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो इंटेंसिव वाले जितने भी एग्जाम्पल आए उन्हें आप ढंग से याद कर लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है। अच्छा 27 को आप ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है एक बार, हाँ 27 दिख ही रहा है प्रॉपर, ठीक है। कह रहा है 27 सिस्टम in which there is no exchange of matter and work और एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब एक सिस्टम है जो एक सिस्टम है जो कि वर्क और एनर्जी सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा सिस्टम होगा, तो आप अच्छे तरह से जानते हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ओपन क्लोज आइसोलेटेड होता है ना, तो कह रहा है सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर वर्क और एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, द सिस्टम इज आइसोलेटेड, ठीक है जी।
फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, दोबारा से एक चीज समझाई थी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कि अगर साइक्लिक प्रोसेस हमारा क्लोज है, क्लोज का मतलब कोई चीज अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस ए पे आ जाए, तो वो जिस स्टेट में थी उसी स्टेट में आ गई। मान लीजिए उसकी एनर्जी U1 है, तो घूम फिर के फिर से U1 हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि डेल्टा U बराबर 0 आ जाता है। साइक्लिक क्लोज साइक्लिक के लिए हम लोगों का डेल्टा U क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है द इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। यानी कि अगर मैं बात करूं 26 की बात करूं तो डेल्टा U निकालना है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा था इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी। कोई सिस्टम ए से बी गया, यानी कि कोई सिस्टम ए से बी गया, चाहे कैसे भी गया हो, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है उसने 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी का लेन देन किया। फिर वो कहता है इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सली, ए और बी रिवर्सली गया पाथ एंड रिटर्न टू स्टेट ए, यानी कि कोई सिस्टम है वो इरिवर्सिबली ए से बी गया और 40 किलो जूल उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अब वो वापस बी से ए पर आ गया इरिवर्सिबली। मान लो यहाँ से रिवर्सिबली गया, यहाँ से इरिवर्सिबली गया, तो वर्क तो अलग होगा, लेकिन मुझसे डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू मेरा स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे वो ए से बी पे गया, फिर वो वापस बी से ए पे आ रहा है, तो डेल्टा यू आप जानते हैं, मैंने स्टेट फंक्शन बता दिया, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे रिवर्सिबली चाहे इरिवर्सिबली जाए। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे अगर वो ए से बी पे गया फिर वो वापस बी से ए पे जा रहा है, तो यानी कि ये जो चीज हो गई ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होता है, दिख रहा है ना, हाँ डेल्टा यू नहीं दिखा, कोई नहीं। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू मेरा क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे से वही पूछ रहा है कि वापस ए पर आ गया बाय इरिवर्सिबली एंड पाथ इरिवर्सिबल पाथ, तो व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो ये क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि पहले वो ए से बी पे गया और फिर वो जब वापस बी से ए पर आया, तो इस तरह के प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होती है, क्योंकि जिस स्टेट में वो था वापस उसी स्टेट में ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 26 के बाद हम लोग 25 पर आ जाते हैं। 25 में कह रहा है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी इज इतना, यानी कि मेरे को 25 के अंदर सीपी गिवन हो गया। सीपी मुझे दे दिया है 75 जूल पर केल्विन पर मोल, बहुत अच्छा लगा। व्हेन 1 किलो जूल हीट इज सप्लाइड, तो क्यू मुझे दे दिया है 1000 जूल। ठीक है जी। फिर कह रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर जो मुझे दे दिया है, वेट ऑफ वाटर मुझे दे दिया गया 100 ग्राम, तो मैं इसका मोलर मास ऑफ वाटर पहले से ही जानता हूं 18 ग्राम पर मोल। इतना खर्चा कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी मैं निकाल सकता हूं, 100/18 मोल। डन। इसके बाद में मुझसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे आप लोग यहां तक आगे। फिर कह रहा है विच इज फ्री एक्सपेंड टू, अच्छा फिर मुझसे क्या कह रहा है, द इंक्रीज इज टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो मुझे टेम्परेचर का जो इंक्रीज हुआ वो निकालना है। तो मुझे अच्छे पता है Q बराबर में CN डेल्टा T होता है, ठीक है ना। यहाँ CP ले लो तो यहाँ QP कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो Q मुझे दे दिया है 1000, ठीक है जी। CP मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल, अच्छा CP भी दे रखा है मुझे, सीपी भी दे रखा है मुझे, सॉरी सीपी निकालना, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है मुझे, डेल्टा टी निकालना है। तो सीपी मुझे दे दिया 75, ये जूल था, 75 जूल पर केल्विन पर मोल, बहुत ही बढ़िया। एन मुझे कितना दे दिया है, 100/18 मोल, ठीक है जी। और चेंज इन टेम्परेचर मुझे निकालना है, तो मोल से मोल गया, जूल से जूल गया, तो इसको सोल्व कर देंगे तो डेल्टा टी मेरा आराम से आ जाएगा 2.4 केल्विन। इसको सोल्व कर लेंगे तो 2.4 केल्विन आ जाएगा, यानी कि मेरा सी आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा अ रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। कोई रिएक्शन है, मान लो 24वां है, कोई रिएक्शन है, मान लो मैं कह रहा हूं ए सॉलिड से मान लो बी लिक्विड मिला, तो ऐसे में डेल्टा एन जी 0 होगा। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एन जी 0 हो गया तो डेल्टा एच बराबर में डेल्टा यू आ जाएगा।
तुमसे कह रहा है रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या ट्रू होगा, जब गैस ही नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कंपोनेंट ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में है, तो डेल्टा एन जी जीरो आ जाएगा। यानी कि ऐसे में क्या आएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखिए बच्चों, आपको तो पता ही है कि मोलर हीट कैपेसिटी में Q बराबर एन सी डेल्टा टी है फॉर्मूला। तो अगर मैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूँ, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूँ, तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा, तो QV बराबर एन सी वी डेल्टा टी होगा। अच्छा, QV बराबर क्या है मेरा, डेल्टा यू है, तो QV की जगह मैंने डेल्टा यू रख दिया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा मेरा एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्लियर ही है। मतलब मेरा जो Q का फॉर्मूला था वो आपने देखा था, एन सी डेल्टा टी था। तो अगर मैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूँ, तो मैंने आपको अभी बताया है कि QV बराबर क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह मैं डेल्टा यू ले लूँगा, तो QV की जगह डेल्टा यू आ गया, तो एन सी वी डेल्टा टी हो गया। अच्छा, डेल्टा यू का भी आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्राइव कराया था कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है बताइए। डेल्टा यू बराबर मैंने बताया था आपको F/2 NR डेल्टा टी, अगर आपको याद आया हो तो सिंपल सीधी बात है, मैंने डेल्टा यू की जगह फॉर्मूला रख दिया। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं बहुत आसान से कि N से N गया और डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, तो मेरा CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम F/2R होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो CV मेरा हो गया F/2R। F मेरा है 356 356, 3 है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया। 5 डायएटॉमिक और लीनियर डायएटॉमिक, जैसे O2 हो गया, लीनियर जैसे CO2 हो गया। और 6 जो मेरा होगा पॉली एटॉमिक और नॉन लीनियर के लिए, ठीक है ना, पॉली एटॉमिक और नॉन लीनियर गैस के लिए। इसी तरह से आपको एक बात अच्छे से पता है, तो हीट का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, एन सी डेल्टा टी होगा। मगर ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को मैंने डेल्टा एच कहा था। डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ध्यान रखिएगा, चाहे बात यहाँ हो रही हो, चाहे यहाँ हो रही हो, चाहे यहाँ हो रही हो, ये सभी बात मैं प्रोसेस के लिए कर रहा हूँ, ना कि रिएक्शन के लिए। सभी बातें मैं प्रोसेस के लिए कर रहा हूं। तो डेल्टा एच के लिए प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। अगर रिएक्शन होता तो डेल्टा एन जी आर टी होता, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि सारी बातें मैं प्रोसेस के लिए कर रहा हूं। तो QP बराबर मेरा एन सी पी डेल्टा टी था, तो डेल्टा एच बराबर मेरा एन सी पी डेल्टा टी हो गया। और डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। फॉर प्रोसेस डेल्टा एच का फॉर्मूला होगा डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। डेल्टा यू को खोल लो, F/2 NR डेल्टा टी। बात क्लियर। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ करा क्या है, ध्यान से समझेंगे आप। मैंने यहाँ पर n डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो अगर मैं n डेल्टा टी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर F/2R और यहाँ पर R बचेगा। तो यहाँ से n से n गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, तो मेरा CP का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया F/2R प्लस R। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, CP के फॉर्मूले को भी याद रखना है और CV के फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। एक ड्राइव 11th क्लास के बच्चों के एग्जाम में आती है, ड्राइव में कहता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, या फिर डायरेक्ट आ जाता है ड्राइव द CP माइनस CV बराबर R। तो बहुत ही आसान है, बात मैं प्रोसेस के लिए ही कर रहा हूँ, मैंने बताया था। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। डेल्टा एच को मैं QP लिख सकता हूँ, डेल्टा यू को मैं QV। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू। तो डेल्टा एच की जगह QP और डेल्टा यू की जगह QV, NR डेल्टा टी हो गया। QP आपको पता है, Q का फॉर्मूला NCP डेल्टा टी। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो QP की जगह NCP डेल्टा टी आ गया, QV की जगह NCV डेल्टा टी आ गया, NR डेल्टा टी ऐसी रहा। फिर मैंने क्या काम करा, यहाँ से N डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो ये CV प्लस R हो गया। तो N डेल्टा टी कॉमन लेने के बाद क्या होगा, N से N कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो CP बराबर आ गया CV प्लस R। और यहाँ पर CV को आप इधर ले आएंगे तो CP माइनस CV बराबर R आ गया। ये ड्राइव आ गया। ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। CV बराबर होता है F/2R। F की वैल्यू 356 है, लो टेम्परेचर में बता चुका हूँ। CP की वैल्यू है F/2R प्लस R, और ये यहाँ पर क्या आ गया, CP माइनस CV बराबर R आपके सामने आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आपके सामने दो न्यूमेरिकल लिख दिए हैं 35 36, ध्यान से देखेंगे।
35 में कह रहा है when a 0.1 mole of a gas absorb 41.75 joule of a heat at constant volume, the rise in temperature occur equals to में 20 डिग्री सेल्सियस, the gas must be। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिए खुद से, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। और फिर कहता है 4.48 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी रिक्वायर्ड 12 कैलोरी टू रेट दिस टेम्परेचर बाय 15 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द सीपी ऑफ द गैस। इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई कीजिएगा पोज लगा करके, और करिए ट्राई, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए आपने कर लिया होगा ट्राई, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले 35 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहता है मैंने 0.1 मोल ऑफ अ गैस, यानी कि मुझे n बराबर 0.1 मोल दे दिया गया है। फिर मुझसे कहता है कि हीट जो है यानी कि Q जो है मुझे 41.75 जूल दे दी गई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब C को मुझे क्या लेना पड़ेगा, CV लेना पड़ेगा, और ये QV माना जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है द रेज इन टेम्परेचर अकर इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कैल्विन में चेंज करेंगे इसे, कुछ बच्चे कैल्विन में चेंज करेंगे तो उसमें 273 जोड़ देंगे, जो कि गलत होगा। यहाँ पर डेल्टा T 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 20 कैल्विन ही होगा। चेंज सेम होता है। कैसे चेंज सेम होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, अगर कोई दिक्कत है। मान लीजिए मैंने T1 बराबर T2 ले लिया। मान लीजिए T1 मैंने 10 डिग्री सेल्सियस ले लिया और T2 मैंने ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस। या एक काम कीजिए, उल्टा कीजिएगा, इसको T2 लिख दीजिए ताकि आपको माइनस में दिक्कत ना आए, इसको T1 ले लीजिए। मान लीजिए T1 मैंने 10 डिग्री सेल्सियस ले लिया और T2 मैंने 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया। तो मैं T2 माइनस T1 जो मैं करूंगा तो 30 माइनस 10 कितना आ गया, 30 माइनस 10 मेरा आ गया 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। वहीं अगर मैं इसे कैल्विन में करूंगा और इसे भी कैल्विन में करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 283 कैल्विन, क्योंकि मुझे यहाँ पर 273 प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, ये मेरा हो जाएगा 303 कैल्विन। तो अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 20 कैल्विन आ जाएगा। तो चेंज सेम होता है, तो चेंज ध्यान रखिएगा सेम होगा। अच्छा, फिर मुझसे क्या कह रहा है कि मुझे 0.1 मोल दे दिया, एनर्जी दे दी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहा है, रेज इन टेम्परेचर दे दिया, गैस मस्ट बी ट्राइएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक। अच्छा, कुछ बच्चे ना गामा से सोल्व करते हैं। गामा मेरा क्या होता है आपको मैं बता दूं, गामा मेरा होता है CP/CV। मगर मैं गामा से सोल्व नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन F से ही कर देता हूँ, क्योंकि गामा के मुकाबले मुझे F से थोड़ा सा इजी लगता है बच्चों के लिए, तो F से मैं कर देता हूँ। तो QV का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो NCV डेल्टा T होगा। QV मुझे गिवन है कितना, 41.75, N मुझे कितना गिवन है 0.1, CV मुझे पता है। अभी आपने एक छोटी सी चीज देखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूं। आपने देखा था CV बराबर होता है F/2R, अभी ड्राइव कराया था, और CP मेरा होता है F/2R प्लस R। तो यानी कि सिंपल सी बात है, मैं CV की जगह रख दिया मैंने F/2R, और डेल्टा T जो मुझे दे रखा है वो 20 दे रखा है। तो मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, और ये 10 हो गया, तो 10 से 10 गया, तो F इंटू में R मेरा आ गया 41.75। अच्छा, R की वैल्यू आपको पता ही है, तो मेरा जो R की वैल्यू है ये F, ये रहा, R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि बात जूल में हो रही है, और ये 41.75 है। तो अगर मैं करूंगा तो 8 पंजे 40, तो F मेरा 5 आ गया। तो F मेरा 5 आ गया, तो मैं पहले से ही एक बात जानता हूं कि F की वैल्यू 3, 5, 6, 356 होती है, तो 5 होता है डाई के लिए, तो ये जो मेरी गैस होगी वो डाई एटॉमिक होगी। तो यहाँ पर ये मेरा केस स्केल खत्म हो गया यहाँ पर इसका, कि डाई एटॉमिक गैस है। अब 36 आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा। तो अगर 36 आपको नहीं आ रहा है तो इसको आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है, तो आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको दिख गए होंगे। ये थोड़ा सा कैमरा मुझे रोटेट कराना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं, वो तो डिफरेंस ही था। ये देख लीजिए आप, डिफरेंस 20 डिग्री 20 केल्विन। गामा का फॉर्मूला CP/CV R है, ठीक है जी, इस जगह पर। और उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं CV/CP के। तो अब मैं दोबारा से अपनी जगह पर आ जाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, कट रहा था कितना बोर्ड, कोई नहीं, चलो इतनी बड़ी चीज़ मैंने वहाँ नहीं लिखी है, वहाँ डिफरेंस ही मैंने लिखा है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद मैं अब बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 की। अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 को अगर मैं देखूं, क्वेश्चन आपको पूरा दिख ही रहा होगा, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है पूरा।
तो 36 की मैं बात करूं तो कह रहा है 4.4 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी रिक्वायर 12 केल्विन टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 15 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द सीपी ऑफ द गैस। तो आपसे सीपी पूछा है, पहले आप ट्राई कर लीजिएगा फिर मैं बताऊंगा। तो पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर जो है बात जो मुझे कर रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहा है, यानी कि सी की जगह मुझे यहाँ पर CV रखना पड़ेगा और जो मुझे क्यू दे रखा होगा, अगर मुझे हीट दे रखी है तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखी है, वो भी कितनी 12 कैल। तो 12 कैल, ध्यान समझिए कैल में बात कर रहा है और आर की वैल्यू कैल में होती है 2 कैल पर केल्विन पर मोल, ध्यान रखिएगा। और आर की वैल्यू जूल में होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ध्यान से एक बात को ध्यान समझेंगे, चेंज इन टेम्परेचर जो मेरा डेल्टा टी है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि केल्विन में 15 केल्विन आ गया। बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। तो मेरे को सी की जगह CV आ गया, क्यू भी मेरा 12 कैल हो गया, डेल्टा टी मुझे 15 केल्विन दे ही दिया। अच्छा जी, अब मुझे एन निकालना पड़ेगा तो मोल कंसेप्ट यूज करेंगे। मोल कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, मुझे दे दिया एन से पहले वॉल्यूम दे दिया, मुझे वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना दे दिया 4.48 लीटर दे दिया, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। आपको पता ही है 4.48 डिवाइड बाय 22.4, तो एन मेरा कितना आ गया, सॉल्व कर देंगे इसको। तो 4 पंजे 20 होता है, तो 1/5 मोल, 1/5 मोल आ गया। कैसे आ गया आपको पता ही होगा कि 22.7 लीटर गैस एट एसटीपी बराबर 1 मोल, तो 4.48 लीटर गैस कितना होगा, तो आप समझ जाइए 1/22.7, ये तो आप जानते ही हैं, इंटू में 4.48 कर लीजिए, 1/5 आ जाएगा। डन, ये रफ वर्क है सारा। तो n बराबर 1/5 आ गया, तो मैं निकाल देता हूं, क्योंकि QV का जो फॉर्मूला होता है वो NCV डेल्टा टी होता है। तो कुछ ना कीजिएगा, यहां से CV निकल जाएगा। तो QV कितना दे रखा है मुझे, QV दे रखा है 12 कैल, ठीक है जी। n कितना है 1/5, CV मुझे नहीं पता। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 15, तो मैं बहुत आसानी से कर दूंगा। यहाँ पर आ गया 3 और ये 3 चौक 12, तो मेरा CV जो है वो 4 आ गया। पहली बात CV 4 आ गया। तो मुझे एक बात अभी मैंने ड्राइव की है कि CP माइनस CV बराबर R होता है, तो मेरा जो CP आ जाएगा वो CV प्लस R आ जाएगा, और CV मेरा कितना है 4। अच्छा, R मुझे कैल में रखना पड़ेगा क्योंकि सारे काम कैल में हो रहे हैं, तो ये 2, तो CP मेरा कितना आ गया 6 आ गया। तो CP मेरा 6 आ गया, 6 यानी कि आंसर इज D। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए करे हैं, तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये आप इस साइड का आप देख लीजिए जरा, मैं दिखा देता हूँ क्या किया है मैंने। डन, तो न्यूमेरिकल भी हो गए हैं, ये भी हो गया है। अब आप आगे बढ़ेंगे, देखिए जरा ध्यान से। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के लिए दे दिया है, इसको ट्राई कीजिए आप फटाफट, इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। कह रहा है हाउ मेनी कैलोरी आर रिक्वायर्ड टू हीट 40 ग्राम ऑफ आर्गन फ्रॉम 40 to 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए, अब ट्राई हो गया होगा तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है, ध्यान देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है हाउ मेनी कैलोरी आर रिक्वायर्ड टू हीट 40 ग्राम ऑफ आर्गन। तो अगर मैं आर्गन के वेट की बात करूं तो आर्गन का वेट यहाँ पर 40 ग्राम है, तो मोलर मास ऑफ आर्गन भी यहाँ पर 40 ही है, 40 ग्राम पर मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन मेरा 40 ग्राम बाय 40 ग्राम पर मोल आ गया है। तो ग्राम से ग्राम गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ आर्गन मेरे पास 1 मोल आ गया है। पहली बात क्लियर हो गई है। इसके बाद अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझसे कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर 40 to 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि डिफरेंस मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस आ गया, क्योंकि चेंज है तो केल्विन भी इतना ही रहेगा। अब मुझसे क्या कह रहा है, इस जगह पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मुझसे कह रहा है हाउ मेनी कैलोरी आर रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा QV पूछ रहा है, ठीक है QV निकाल देंगे। QV का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो NCV डेल्टा टी होगा। अब QV मुझे निकालना है, तो N की वैल्यू मुझे पता है 1 मोल आ गई, और CV के बारे में मुझे नहीं पता, डेल्टा टी 60 आ गया। अब CV के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं CV के बारे में निकाल सकता हूं, क्योंकि गैस का नाम है आर्गन। तो आर्गन एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो अगर मैं आर्गन के बारे में बात करूं तो वो एक मोनोएटॉमिक गैस है। तो मेरा जो CV होता है, मेरा वो क्या होता है, CV का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो F/2R होता है। तो मैंने क्या काम करा, QV मुझे निकालना था, तो 1 तो हटाई दो, अब 1 तो खत्म ही हो गया। CV की जगह मैंने लिख दिया F/2R इंटू 60। आर्गन एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो F की वैल्यू 356 होगी, तो मोनोएटॉमिक के लिए 3 होगी, तो QV मेरा कितना आ गया, F की जगह 3/2R इंटू 60 हो गया, यानी कि 3/2R की वैल्यू कैल में निकालना है, किस में निकालना है आंसर, देखेंगे ध्यान से।
तो कैल में निकालना है क्योंकि आर की वैल्यू कैल में दे रखी है। तो यानी कि आर कितना हो गया 2 कैल हो गया, इनटू में 60, तो 2 से 2 गया, तो क्यूवी मेरा क्या आ गया 180 आ गया। तो क्यूवी मेरा 180 आ गया, आंसर इज डी। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको आज हीट कैपेसिटी पर क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको दी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है जी, तो आज के लिए यहीं विराम।